सुबह बखैर, सलाम सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कल से रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज होने जा रहा है। आप सब ने भरपूर तैयारी कर ली होगी क्योंकि अमूमन घरों में इस बाबरकत महीने के हवाले से खास तौर पर तैयारियां की जाती हैं और बहुत एहतमाम भी होता है और इंतजार भी बहुत होता है। खास तौर पर घरों में पहला रोजा रखने के लिए बच्चे, जवान सभी बहुत ज्यादा पुरजोश हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इस साल रमजानुल मुबारक बहुत मुख्तलिफ होने वाला है। रमजान बाजार भी नहीं लगाए जा रहे, जुज़वी लॉकडाउन भी कायम है और लोग इन हालात से परेशान भी बहुत हो गए हैं। लेकिन ये तमाम इकदाम कोरोना से बचने के लिए भी जरूरी हैं, जबकि दूसरी जानिब कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज फर्रुखाबाद शादरा के एक मोहल्ले से 17 मरीज रिपोर्ट हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इससे पहले अटारी सरोबा के इलाके में एक ही घर के 10 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई थी। इस वक्त शहर में सील शुदा इलाकों की तादाद 16 तक जा पहुंची है, जहां जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कड़ा पहरा लगाया गया है और इलाकों को सील किया गया है। लॉकडाउन की सूरत हाल और रमजानुल मुबारक की आमद के हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक मुनफरिद खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सिचुएशन है और इन हालात में हमने देखा है कि तकरीबन हर तरह के कारोबार मुतासर होकर रह गए। वहीं पर जो बेकर्स हजरात हैं, बड़ी बड़ी बेकरीज हैं, वो लोग भी परेशान हो गए हैं क्योंकि लोगों ने ऑर्डर्स करना बहुत कम कर दिए। लेकिन फिनलैंड की एक बेकरी का काम बच गया, उनका कारोबार बच गया क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही मुनफरिद केक बनाया है जो कि देखने वालों को इतना पसंद आया है कि धड़ाधड़ ऑनलाइन उसके ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं जी। फिनलैंड के एक बेकरी मालिकान का कहना है कि उनका कारोबार बंद होने के करीब ही था, लेकिन एक मुनफरिद तख्लीक के वायरल होने पर वो फिर से मैदान में आ गए हैं। बेकरी मालिकान का कहना है कि उनके बनाए टिश्यू पेपर रोल की तरह के केक ने उनके कारोबार को बचा लिया है। बेकरी इंतजामिया के मुताबिक मार्च में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से उनके सारे ऑर्डर्स मनसूख हो गए थे, जिसकी वजह से उनका कारोबार मुस्तकिल तौर पर बंद होने का खतरा भी पैदा हो गया था। बेकरी की मालकिन का कहना था कि जब उनके बनाए टिश्यू पेपर केक की तस्वीर वायरल हुई तो उन्हें सैकड़ों नए ऑर्डर्स भी मिल गए और नए ऑर्डर्स मिलने से न सिर्फ वो अपने पुराने मुलाजिमीन को फारिग करने से बच गई, बल्कि उन्होंने मजीद 2 नए मुलाजिम भी रख लिए हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में बहुत सारी बेकरीज होंगी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है चीज़ें वही होती हैं जो पहले से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन तमाम की तमाम जो इंसान को शोहरत देती है किसी भी कारोबार को, किसी भी काम को, वो होता है जी आइडिया, प्रेजेंटेशन। किसी भी चीज़ को आप किस तरह से नए अंदाज में तख्लीक करके पेश करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर आपका कारोबार हो, आपका काम हो, कोई भी मामला हो, उसमें आपकी कामयाबी यकीनी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और लॉकडाउन के दौरान सुपर मार्केट्स में बल्कि मस्जिदों में सुपर मार्केट्स बना दी गई हैं जहां पर लोग अपनी अशियाए ज़रूरियाँ ले सकते हैं। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं जी। तुर्की में कोरोना के बाद दीगर ममालिक की तरह लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वहां भी गरीब अफराद खाने पीने की ज़रूरी अशिया से महरूम हो चुके हैं, जिनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है। ऐसे में तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़े ददीमन मस्जिद गरीबों की मदद के लिए आर्जी तौर पर सुपर मार्केट में तब्दील हो चुकी है। मस्जिद के अहाते में रखे रैक्स को राशन से भर दिया गया है ताकि मुस्तहिक अफराद आए और ज़रूरी अशिया अपने साथ ले जाएं। इन रैक्स में दालें, चावल, आटा, पास्ता, मशरूबात की बोतलें, बिस्किट्स और दीगर खाने पीने की अशिया मौजूद हैं। राशन की तकसीम से मुतालिक इमाम मस्जिद का कहना है कि जब से मसाजिद में बाजमात नमाज पर पाबंदी आयद की गई है तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना इन रैक्स को राशन से भर दिया जाए ताकि नादार अफराद दाखिले के अहाते से ही ज़रूरी अशिया लेकर रवाना हो सके और समाजी फासला भी बरकरार रखें। राशन लेने के दौरान सिर्फ 2 ज़रूरतमंदों को मास्क और ग्लव्स के साथ अंदर बुलाया जाता है। बाकी अफराद जब तक बाहर इंतजार करते हैं ताकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं उन पर भी मुकम्मल तौर पर अमल किया जा सके। लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत सारे लोग घर हैं, उन्होंने कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दिया है। हर वक्त लैपटॉप पर है, टैब्स पर है, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, हर वक्त टीवी देखते रहते हैं, जिसकी वजह से एक तो टेंशन और डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है, दूसरी जानिब लोगों की नज़र, आंखों की सेहत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। किस तरह से खुराक के ज़रिए अपनी आंखों की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है, नज़र की बेहतरी के लिए क्या खुराक ज़रूरी है, बात करेंगे। जोहा सुहेल माहिर ग़िज़ाइयात हमारे साथ मौजूद होंगी। जोहा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि टेंशन तो है ही, लोगों की आईसाइट भी वीक होती जा रही है,
ग़िज़ा की मदद से किस तरह से बेहतर किया जा सकता है इन मामलात को? जी बिल्कुल सिद्रा, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन काम का, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा टैब्स का इस्तेमाल, स्क्रीन्स के इस्तेमाल, लोगों का रुझान उसकी तरफ ज़्यादा होता जा रहा है और इसके इस्तेमाल की वजह से आंखों की सेहत के ऊपर असर होने के जो चांसेस है वो बढ़ रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड तो चलता रहेगा, क्योंकि जब तक ये मसला पाकिस्तान में है तब तक तो स्क्रीन्स का इस्तेमाल, टैब्स का इस्तेमाल लोग करेंगे, क्योंकि काम सबने करना है। लेकिन उसमें आंखों की सेहत के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर लोगों को फोकस कर लेना चाहिए, ताकि उनकी इनटेक हमारी डाइट में इतनी अप्रोप्रिएट हो ताकि हमारी जो आई हेल्थ है वो ख़राब ना हो सके। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है वो है विटामिन ए। अब क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन ए हमें किन चीज़ों से मिलता है, ताकि हम उसको अपनी डाइट में यकीनी बनाएं और अपनी आंखों की सेहत के ऊपर किसी भी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट होने से रोक सके। विटामिन ए हमारे पास एनिमल्स से भी अवेलेबल है और हमारे पास प्लांट्स के थ्रू भी अवेलेबल है। एनिमल्स के जो जिगर है, जो लिवर है, चिकन लिवर है, बीफ लिवर है, उसमें विटामिन ए की अमाउंट बहुत अच्छी प्रेजेंट है। तो अगर लोग इनको अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा प्लांट्स में विटामिन ए हमारे पास बीटा कैरोटीन के फॉर्म में मौजूद है। बीटा कैरोटीन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी बॉडी में विटामिन ए की फॉर्म में जाकर कन्वर्ट हो जाता है और ये हमें ऐसी सब्जियों से, ऐसे फलों से मिलता है जिनका रंग येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। जिस तरह से हमारे पास गाजरें, लाल रंग की गाजरें अवेलेबल, उसमें बीटा कैरोटीन की अमाउंट बहुत अच्छी मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो पीचेस है, जो एप्रिकॉट्स हैं, उसमें बीटा कैरोटीन की अमाउंट बहुत मौजूद है। तो जो लोग अपनी डाइट में गाजरों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी डाइट में खुबानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी खुराक में बीटा कैरोटीन की बहुत अच्छी अमाउंट जाएगी, जिस वजह से उनकी आंखों की जो सेहत है वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकेगी। इसके अलावा हमारे पास एक और पिगमेंट है जिसको हम लोग ल्यूटिन कहते हैं। ल्यूटिन हमारे पास ऐसी गाजरों में अवेलेबल है जो हमारे पास येलो कलर की आती है। ल्यूटिन क्या करता है कि जिन लोगों को उम्र के साथ आंखों की बीमारी होने का रिस्क ज़्यादा हो तो उनको रोकते हैं। जिस तरह से कैटरैक्ट्स का मसला आता है, मोतिये का, सफ़ेद मोतिये का, काले मोतिये का, तो वो लोग जिनकी उम्र बढ़ रही है और वो लोग भी स्क्रीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की वजह से, तो अगर वो लोग अपनी डाइट में ऐसे गाजर इस्तेमाल करते हैं जिनका रंग येलो है, उसके थ्रू उनकी बॉडी में ल्यूटिन जाएगा जो उम्र के साथ साथ आई रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स बढ़ाता है उसको कम कर सकेगा। ठीक है जोहा, दूसरी जानिब टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के मामलात बहुत ज़्यादा आम हो गए। ये हमें बताइए कि कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनसे टेंशन को कम किया जा सके? बिल्कुल सिद्रा, आजकल डिप्रेशन का ट्रेंड, एंजाइटी का ट्रेंड लोगों में घर रहने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी डाइट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में से डिप्रेशन को, एंजाइटी को खारिज करने में, ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐसे फूड्स बताऊँगी जो हमारी बॉडी में डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। उसमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी का सेरोटोनिन है और सेरोटोनिन हमारी बॉडी में दो तरीकों से बन सकता है। एक तो अगर हम ऐसी डाइट कंज्यूम करें जो कि सेरोटोनिन रिच हो, यानी कि उनमें सेरोटोनिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा तरीका ये है कि हमारी बॉडी खुद ही ट्रिप्टोफैन की मौजूदगी में सेरोटोनिन को बना देती है। अगर हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन की अमाउंट मौजूद है, यानी कि अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, और अगर उसकी अमाउंट सही मिकदार में मौजूद है तो हमारी बॉडी पानी के होते हुए खुद ही से सेरोटोनिन बना देती है। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने डाइट के थ्रू सेरोटोनिन को कंज्यूम करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ऐसी डाइट आ जाती है जिसमें हमारे पास विटामिन डी अवेलेबल है। विटामिन डी हमारे पास सबसे ज़्यादा एग योक्स में अवेलेबल है। तो अगर इस टाइम पर लोग 1 से 2 अंडे की जर्दी सुबह नाश्ते में या दिन के किसी भी और वक्त में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी से डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा जो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते वो लोग ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिसमें विटामिन डी की अमाउंट मौजूद है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा डाइट के अलावा हमारे पास सनलाइट एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसके थ्रू सेरोटोनिन हमारी बॉडी में एक अच्छी अमाउंट में बन सकता है, लेकिन उसमें वक्त बहुत अहम है। सुबह 7 से 8 बजे का वक्त और शाम में 4 से 5 बजे के वक्त अगर हम लोग धूप लेते हैं तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन बहुत अच्छी अमाउंट में बनता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि अगर बॉडी में ट्रिप्टोफैन मौजूद होगा तो हमारी बॉडी खुद ही से सेरोटोनिन बना देगी। अब ट्रिप्टोफैन के इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं? उसमें सबसे पहले हमारे पास ओट्स आ जाते हैं जिसको हम जई कहते हैं, और तिल। अब अगर एक बंदे की डाइट में ओट्स ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करें, तिलों का इस्तेमाल करें, तो उनकी बॉडी में ट्रिप्टोफैन आएगा और ट्रिप्टोफैन पानी के साथ मिलकर हमारी बॉडी में खुद ही से सेरोटोनिन बना देगा। ठीक है जोहा सुहेल, अब हमें ये भी बता दीजिए कि कोरोना वायरस से बचना है तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए?
बिल्कुल सिद्रा, इस टाइम पर हमारी कुव्वत मुदाफ़त का स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज़्यादा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो उतनी ज़्यादा जल्दी हम लोग बैक्टीरिया से, वायरसेस से फाइट अप कर सकेंगे और अपनी बॉडी को इन सब के साइड इफेक्ट से बचा सकेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स कौन कौन से, ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनको अपने डाइट में फॉलो करके हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, जिनको हम लोग लहमियात कहते हैं। अगर अपनी डाइट में प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन रिच सोर्सेज कौन से हैं हमारे पास। प्रोटीन हमारे पास सबसे ज़्यादा दूध और दूध से बनी हुई अशिया में अवेलेबल है। इसके अलावा गोश्त और गोश्त से बनी हुई अशिया में अवेलेबल है, और इसके साथ ही साथ जो लोग गोश्त या दूध का इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए ये हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं पौधों के थ्रू भी अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास चने आ जाते हैं, काले चने, सफ़ेद चने और बहुत सी दालें आ जाती हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप लोग प्रोटीन जो है वो एनिमल सोर्सेज से कंज्यूम नहीं करें, तो अगर आप प्लांट सोर्सेज से कंज्यूम करें तो उसमें आप मिक्स करके कंज्यूम करें। 1 से 2 दाल को अगर आप लोग मिक्स करते हैं तो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो सारे अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमें इन दालों को मिक्स करने से ईजिली मिल सकते हैं। इसके अलावा वाइटामिन में हमारे पास विटामिन सी एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके साथ साथ विटामिन सी के अलावा विटामिन ई एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। विटामिन सी हमारे पास स्ट्रॉबेरीज में अवेलेबल है, अब सीजन में स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल है, तो अगर हम लोग स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन सी हमारी बॉडी में अच्छे अमाउंट में आ जाएगा। विटामिन ई हमारे पास बहुत से नट्स में अवेलेबल है और बहुत से ऑयल्स में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर लोग नट्स या ऑयल्स कंज्यूम नहीं करें तो बहुत से तेल में हमारे पास विटामिन ई जो है वो फोर्टिफाइड होकर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग विटामिन ई रिच ऑयल्स कंज्यूम करते हैं तो इसके थ्रू भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट अप रहेगी। इसके साथ साथ जब क्वेश्चन आता है कि हम लोग सब्जियां और फल क्या अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंज्यूम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियों में हमारे पास ऐसे मिनरल्स अवेलेबल हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि हम लोग ड्यूरिंग कुकिंग उन मिनरल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से वो हमारी बॉडी तक नहीं आते और हमारी कुव्वत मुदाफ़त को वो नहीं बढ़ा सकते। अब सबसे बेहतरीन जो इम्यूनिटी बूस्टर हमें सब्जियों और फलों से मिल जाता है वो है सेलेनियम। सेलेनियम बेसिकली हमारी सॉइल में होता है, तो ऐसी मिट्टी जिसके अंदर सेलेनियम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी वो उतनी ही अमाउंट हमारे पास फलों और सब्जियों में आएगी, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट अप होती जाएगी। और सेलेनियम हमारे पास सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अवेलेबल है, तो जितने ज़्यादा फल और सब्जियाँ आप कंज्यूम करेंगे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा। और कोशिश करें कि ऐसी सब्जियां कंज्यूम करें जिसमें पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी वाली सब्जियां और फल आप कंज्यूम करेंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी से बैक्टीरिया, वायरस जो है वो फ्लश आउट हो जाएगा और आपकी बॉडी में वो ठहर नहीं सकेगा। और जब आपकी बॉडी में ठहर नहीं सकेगा तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त के ऊपर किसी भी किस्म का असर नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जोहा सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रही आंखों की सेहत के हवाले से, टेंशन, एंजाइटी से बचने के लिए और इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए आपने हमें ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बता दिया है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक तो सरकारी निर्खनामों की हमने बात की है कि कोई प्लान है कि आवाम को सब्सिडी नहीं मिल रही तो कम से कम सरकारी निर्खनामों पे अशिया तो दस्तयाब होनी चाहिए। सुपर मार्केट्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए, जो सुपर मार्केट्स में हैं कमोडिटीज़ हमारी, उस पर जो शिकायत आती है वो 2 से 3 कमोडिटीज़ हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पे आटे की शिकायत नहीं आएगी। हाँ। ठीक है ना। आपको अगर वहाँ पे चीनी की शिकायत आएगी तो वो ब्रांडेड की आएगी, दूसरी की नहीं आएगी। और थोड़ा की बात करें, ठीक है, डीसी काउंटर्स जो थे वो उस वक्त हमने बनाए हुए थे कि जहाँ पे अभी तो सब्जियों और फ्रूट्स का वही रेट है जो बाकी जगह बेचते हैं, क्योंकि हमने उसकी ग्रेडिंग कर दी और ग्रेडिंग में ही अव्वल, दोम और सोम का उसमें रेट तय कर दिया। इसी तरह से हमारी जो पल्सेस हैं और या बाकी कमोडिटीज़ हैं जिसको हम नोटिफाई करते हैं, उस हद तक देखते हैं उनको। उसमें भी जब मार्केट में जैसे थोड़ी सी सप्लाई का इशू बना, जब ये ट्रांसपोर्टेशन लॉकडाउन की वजह से ख़त्म हुई, क्योंकि बहुत सारी हमारी पल्सेस इंपोर्ट होके आती हैं, तो वो हफ्ते 10 दिन का बीच में गैप आया, क्योंकि पोर्ट में लेबर का इशू बना, दैन फिर ट्रांसपोर्टेशन का इशू बना, तो वो पल्सेस का रेट थोड़ा सा ऊपर गया जो इम्पोर्टेड है। अभी जैसे चना है, उसकी हमारी लोकल फसल आ गई है तो मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई है उसकी, और मार्केट इसी तरह से मार्केट जो है रेट भी कम हो गया, और उसका हम री-नोटिफाई करने भी जा रहे हैं उसको। हमने सारी बात कर ली, होपफुली शाम को तक नोटिफाई कर देंगे उसको। इसी तरह से आप देखेंगे कि डिमांड ओवरऑल मार्केट में कम हुई है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, शादी हाल, दूसरा तीसरा, और बहुत सारी लेबर जो है वो ले ऑफ होकर अपने अपने घरों में चली गई है। और फिर जब भी ये हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है लोग चले जाते हैं, जो रूरल लेबर आती है वो अपने घरों को चली जाती है। तो ओवरऑल डिमांड कम होने से अगर आप देखें
हफ्ते 2 हफ्ते पहले के रेट्स देखिए, इवन सब्जी के फ्रूट्स के कम हुए। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें सेब वगैरह बाहर से आता था तो वो थोड़ा सा ऊपर गया रेट उसका, तो बाकी तो एज सच मार्केट बड़ी स्टेबल है। थोड़ी बहुत जो वायलेशंस हैं वो वायलेशंस डेफिनेटली जैसे इमरान ने कहा वो होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, ये भी उसको करते हैं, हम भी उसको इमरान एक्शन लेते मलिक, हैं। मार्केट भी इतनी ही पुरसकून, इतनी ही स्टेबल है जितनी डीसी साहब खुद भी लग रहे हैं और बता भी रहे हैं। देखिए डिप्टी कमिश्नर हैं तो इनके नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। 5 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एडमिनिस्ट्रेट्स हैं, आपका अपना अमला है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इन अमला तक है, अच्छे की तमाम रिपोर्ट आ रही है। तक हाँ रिपोर्ट्स तो इस तरह आती हैं, मगर मैं ये कहूँगा सर नींबू मिल जाएगा। अगला प्रोग्राम मेरे ख्याल में हम मार्केट में करें जाकर, चलिए इस तरह कर लेते ताकि हम दिखाएं वो चीज़। ये इमरान मलिक है ना, ये तो अक्सर ही मार्केट में ही होते हैं। कभी वायलेशन बेसिकली वायलेशन है ना, उसका एक्सटेंट कितना है वो चीज़ है। 1 रुपये भी ऊपर को ले रहा है वो भी वायलेशन है, कोई 10 रुपये भी चार्ज कर रहा है तो वो भी वायलेशन है। तो यही चीज़ है, उसी हवाले से फिर एक्शन भी लिया जाता है। सेकंड जो आपने बात होर्डिंग की थी वो ऑर्डिनेंस भी आया। होर्डिंग देखें एक है, जैसे हमने परसों एक पकड़े हैं वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से वो जो थैले थे, एक ही नाम से हाजी नज़ीर के नाम से जी दो स्टोर पकड़े। स्टॉकिस्ट हैं जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी हैं, दे कैन स्टॉक दी हाउ मच सर, जितना उनको अलाउ किया गया, उनके पास लाइसेंस होता है, ठीक है जी, उनको बस इंडस्ट्रीज तो डिपार्टमेंट तरीकाकार बताएं ताकि लोगों को पता चले। यानी कितना कितना एक stockist हफ्ते के का, पास 2 मैं हफ्ते गुजारिश का, करता हूँ महीने उसका, का, देखिए ना कितने उनको उनके allow? जो भी लाइसेंस होता है उस लाइसेंस में उनकी एक लिखी होती है क्वांटिटी कि आप यहाँ तक एक चीज़ मंगवा के स्टॉक कर सकते हैं इतनी देर के लिए, ठीक है जी। उसमें ये होता है कि जब हम उसकी इंस्पेक्शन भी होती है रेगुलर, जब इंस्पेक्शन पे जाते हैं वो हमें सारी उसकी दिखा देता है चीज़ कि मेरे पास ये लाइसेंस होल्डर हूँ और मैं इतने तक स्टॉक कर सकता हूँ और मेरी ये अब क्वांटिटी गिनना है, ये इससे कम है या इतनी है। ये तो होगी वो चीज़, क्योंकि अगर है आपके पास कि पूरे लाहौर में आटे के भी स्टॉकिस्ट हैं, टमाटर जो भी सब्जियां वगैरह तो स्टॉकिस्ट के फिगर होते हैं जी बिल्कुल। उसमें देखना ये परसों जैसे हमने पकड़ा है तो उसको हमने बताया कि जी आप बताएं रजिस्टर्ड है, कोई चीज़ नहीं दे सका। देन फिर वो गोडाउन जा था वो भी उसका रजिस्टर्ड नहीं होता, ठीक है जी, उसने कहीं छुपाई हुई थी तो उस पर हमने वो सारी क्वांटिटी भी कन्फिस्केट किया, उसके खिलाफ एक्शन भी किया है। तो ये इस पे 2 चीज़ें होती हैं, मतलब जो हमारे कारोबार मालिक गिरफ्तार हुआ है जी बिल्कुल, उसके खिलाफ एक्शन तो हुआ है। क्या अब उसका आपने क्या किया, उसका आधा सामान जब्त कर लिया है, जुर्माना किया है, क्या हुआ उसके बाद? लेकिन वो तो उसके तहत होगा कि जो होता ये है कि उसको जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स हैं उस पर हमने डिस्पोज करना होता है, जो भी स्टॉक इस तरह का पकड़ा जाता है। तो बाकी जो एक्शन है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत भी है, उससे पहले भी बहुत सारे लॉज थे जो हमें एम्पावर करते थे उसके खिलाफ, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसमें ये नहीं कि होर्डिंग जो है इस तरह की है, जो रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट हैं जब जिन्होंने कारोबार करना है या आगे सप्लाई देनी है तो वो ने कहीं ना कहीं ले जाके तो चीज़ रखनी होगी, लेकिन उसमें यही है कि कितनी लिमिट है उनकी और वो कितना उनको अलाउ किया गया सेव किया। इमरान मलिक, मुझे ऐसा लगता है इस ऑर्डिनेंस को पूरे को पढ़ने के बाद कि जितनी अच्छी उसमें पॉइंट्स शामिल किए गए हैं, इख्तियारात मिल गए हैं, जमानत नहीं होगी, फिर उसके बाद कोई शहरी भी बता सकता है उसको भी इनाम मिलेगा। अगर ज़िला इंतज़ामिया और इदारे ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए ना तो आधी दुनिया तक तो मेरा ख्याल है जो हमारा लाहौर शहर है उनको वैसे सब्सिडाइज चीज़ें मिल जाएं। देखिए सिद्रा, मैं याद होगा कि डी साहब एक दफ़ा तकरीबन आज से 3-4 माह पहले भी आए तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे बड़ा आसान है, ये हम इनसे सवाल पूछेंगे जवाब दे देंगे। मकसद ये है कि फील्ड में देखिए डेंगी हो कोरोना आ गया, डिप्टी कमिश्नर आप जाएं एयरपोर्ट्स पे जाकर जितने भी मरीज आ रहे हैं जितने भी मुसाफिर आ रहे हैं उनको चेक करवाएं। सुबह 4 इनके बज गए, अब जो बंदा रात को 4 बजे सोएगा वो सुबह 10 बजे कैसे उठ के फील्ड में जाएगा? अच्छा, मैं कोई ये नहीं बात, ये जो अलग से ड्यूटीज होती हैं ना ये तमाम की तमाम डिप्टी कमिश्नर पे पड़ जाती हैं। और आगे से क्या होता है, डिप्टी कमिश्नर अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए तमाम अपनी जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो खोलते हैं और जहां पे इनके बंदे होते हैं, माल्टोन ने इसी को कह दिया। साहब, ये इमरान मलिक ने अफरादी कुव्वत की तरफ इशारा कर दिया है। हम आपके पास कितनी फोर्स मौजूद है, कितने अफसरान है, कितने आपके पास वर्कर्स मौजूद हैं कि अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक्ट पर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करवाना हो तो स्पेशल कोई आपने टीम्स बनाई हैं, किस किस बंदे को जिम्मेदारी आप दें? देखिए उसमें जो टीम्स हैं जैसे इमरान ने किया कि टीम तो हमारी वही फील्ड फोर्स है जो काम करती है और उसको असिस्टेंट कमिश्नर ही अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एरियाज़ में लीड करते हैं। हमारे पास इस वक्त 80 प्लस हैं जो प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनके पास पावर्स हैं और ये उन्हीं को इख्तियार है कि वही फिर इस तरह का एक्शन ले लेंगे। लेकिन जब इस तरह की स्पेशल कैंपेन्स करनी होती हैं उसमें हम फिर बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं।
एक्शन तो वही लोग लेते हैं लीगली, लेकिन जो इंडिकेशन है उसमें हमें बहुत सारा सपोर्ट जो है हमारी स्पेशल ब्रांच की भी आती है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो भी फिर हमें इस तरह की रिपोर्ट करती हैं। ये पिछले भी 2-4 एक्शन जो हैं वो भी हमारी एजेंसीज ने ही हमें पॉइंट आउट किए, तो उनको उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो इसमें सारे इदारे फिर मिलजुल के ही उसमें काम करते हैं। तो इसलिए लेकिन वो चैलेंजिंग हमेशा इसलिए रहता है कि लाहौर एक बड़ा शहर है, इसकी मार्केट बड़ा भी शहर बहुत के ज़्यादा अलावा है। अभी आपने लॉकडाउन पे भी अमल दरामद कराना है, अभी आपने एयरपोर्ट की सिचुएशन भी देखनी है, कौन बंदा आ रहा है, कैसे एहतियाती तदाबीर हैं, कफालत सेंटर्स आपके अंडर आ रहे हैं, ये जखीरा अंदोजी अच्छा, ये ऑर्डिनेंस एक पे नया अमल इशू आया दरामद है सर, आपने कराना है। लीमू नयाब हो गया, लीमू क्या मिलेगा? इमरान तकरीबन कोई 1 हफ्ते से परेशान है और इन्होंने कई पेशगोइयां कर रखी हैं कि लीमू की कीमत 400 रुपए तक जा सकती है। देखिए, लीमू एक तो हमारे कंट्रोल प्राइस पे नहीं आता, दूसरा ये है कि उसकी लोकल फसल नहीं है, ये इसका सबको मतलब पता है होना कि चाहिए। आजादी है, तो जो मर्जी जितने मर्जी में बेचें। वो देखें, उसमें देखिए ना, केला 80 रुपये दर्जन हो जाएगा सर। उसमें हमें देखना ही पड़ेगा कि जो भी प्राइस हम फिक्स करें उसकी सप्लाई को देखते हुए हम उसको आगे इंश्योर करें। जो इमरान ने कहा कि उसमें हम कम से कम वायलेशन, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, उस पर डेफिनेटली ये जो लीमू है या केला है, क्योंकि लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें वो सप्लाई तो बॉर्डर बंद है, बॉर्डर बंद है, लीमू आता है ईरान से, बॉर्डर बंद होने के बाद लीमू तो मिलना ही नहीं है सर। मैं तो वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि सप्लाई को देखते हुए जो भी रेट फिक्स होगा, हमारी कोशिश आगे ये होगी कि मार्केट में उस रेट को इंश्योर करें। कंट्रोल्ड आइटम्स की ये जब बात करते हैं, कुछ तो कंट्रोल आइटम्स हैं जिन पे भी हम देखते हैं कि सरकारी निर्खनामों की हमेशा ही बात करते हैं, क्या मतलब, तो बाकियों का क्या मामला अलग है कि इंपोर्ट हो रहा है या फिर बाहर से आ रही हैं चीजें, तो फिर आज़ादी है दुकानदार को जितनी मर्जी कीमत लगा ले। ईरानी खजूर बंद हो गई, अनारा आपका नहीं आ सकेगा। 2000 वाली खजूर जो है वो 6000 8000 नहीं, ये 4000 रुपये बंद थी, अब ये 16000 रुपये बंद हो गई, ठीक। 10,000 रुपये इसकी कीमत बढ़ गई है ईरानी खजूर की, बॉर्डर बंद हो गई, जारी बात है खजूर खत्म हो गई, जितनी कम रह जाएगी उतना रेट बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये क्या मामला है, खजूरें क्यों इस तरह से चीजें क्यों महंगी होती हैं? ठीक है, अगर सप्लाई नहीं आ रही तो जो पड़ी है उनको उसी कीमत में सेल करना चाहिए। सर मेरी एक और बात सुनिए, बाहर के मुल्कों में, पूरी दुनिया में जब जब किसी का त्यौहार आता है चीजें सस्ती हो जाती है। हमारे पाकिस्तान में पता नहीं क्या मसला है, ये सर मसला स्टॉकिस्ट का ही है या प्लानिंग का है। देखिए, आज कल रोजा इंशाल्लाह होगा, आज यूटिलिटी स्टोर बंद हो गए, उनका आपस में मसला बढ़ गया। अच्छा जी, परसों फ्लोर मिल वालों ने ऐलान कर दिया हम हड़ताल पे जाएंगे पीर को। अच्छा जी, कल रात को उन्होंने सीनियर वजीर ने बुलाया उनको, उन्होंने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। मान लें सर, ये क्यों मसाइल आती हैं शहरियों में, क्यों पैनिक तशवीश पाई जाती है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ जाता है लोगों को। सबसे बड़ी तब्दीली आई है, चीफ सेक्रेटरी साहब को बदल दिया गया। कोई वजह हमें तो, यानी कि ये एक गवर्नमेंट की अपनी वजह हो सकती है, मगर इस वक्त हायरार्की पूरी काम कर रही होती है, प्लानिंग होती है। आपका रमजान शुरू होने जा रहा है, कोई चीज पर चले आप सब्सिडी नहीं दे रहे, आपने 4000 फी का खानदान को देने का ऐलान कर दिया, मगर उसमें मैं भी तो गया ना, सिदरा भी गई, आप भी सर, आम शहरी हम सब, और हमें कहा, हमें रमजानदार नहीं इसको मिल रहे, मगर आटे पर सब्सिडी देनी चाहिए थी इनको, घी पर देनी चाहिए थी इनको, फलों पर, यानी कि हर चीज पर इनको सब्सिडी थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, मगर कोई ऐलान नहीं अब तक हुआ। तो सर इसकी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अब लीमू का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि लीमू फ्रूट चाट की मेजर आइटम है, केला मेजर आइटम है, केला भी 80 रुपए दर्जन महंगा होने जा रहा है। अच्छा, खजूर जो है रोजा खोलने के लिए सबसे पहले आ जाती है। उसके बाद आपका अनार जो है वो बॉर्डर बंद है अफगानिस्तान का, वो भी महंगा है, ठीक है। उसके बाद सेब जो है उसकी फसल भी जो है वो वैसी नहीं है, क्योंकि वो फसल 4 महीने पहले खत्म हो गई है, स्टोर से बेचा जा रहा है। कीमतों के बारे में बताया जा रहा है सर, हर चीज महंगी, और आम आदमी को हम सर 4000 रुपया क्या, ठीक है सर। देखिए, मैं तो आपको सबसे पहले वो चीज़ बताई कि सर सबसे पहला वेरिएबल जो है वो आपकी सप्लाई। ये बहुत सारी, ये जो पेंडेमिक कोरोना है इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें उसके बैकग्राउंड में भी देखनी होंगी। ये जो ईरान से बॉर्डर्स जो सील हैं, सिर्फ खजूर नहीं आ रही वहाँ से, ना इधर से लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ईरानी लोग थे जो इधर हमारे पास बैठे हुए थे, वो बॉर्डर बंद होने की वजह से नहीं आ रहे। अब हमारी फ़्लाइट्स जो हैं वो देखें कि मिडिल ईस्ट में जो बहुत सारे लोग हैं, जो लेबर क्लास थी, पिछले 2-2 महीने से वो ले ऑफ हो गई हुई है, वो बैठी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इमरान मलिक, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यकीनी तौर पर कोरोना का मसला तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन है और कल से रमजानुल मुबारक का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट और तमाम उलमाए कराम की जानिब से कुछ SOPs तय किए गए हैं, जिसमें तमाम रोजेदार जाके मसाजिद में नमाज अदा कर सकेंगे, नमाज तरावी अदा कर सकेंगे। वो क्या SOPs तय किए गए हैं, कौन से लोग हैं जिनको मसाजिद में आने से मना किया जाएगा, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है और इन तमाम मामलात पर अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी मुफ्ती राग़िब नईमी साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि कौन से SOPs तय हुए हैं और लोगों को आप क्या हिदायत करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता हफ्ते के दिन सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहिब और पाकिस्तान भर के उलमाए कराम का माह रमज़ान में इबादात के हवाले से और ख़ास तौर पे मसाजिद में जाकर इबादात के हवाले से 20 निकाती एलामिया मंजर वजूद पे आया, सामने आया, जिसके 20 नकात थे। अगर हम इन नकात को देखें तो ये नमाजी जो नमाज अदा करने के लिए मसाजिद में आ रहे हैं और मस्जिद इंतज़ामिया के दरमियान एक पैकेज है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि किस तरीके से वो अपनी इबादत को यकीनी बना सकते हैं। नमाजियों पर भी कुछ हकूक़ और फ़राइज़ आयद किए गए हैं, ऐसे ही इंतज़ामिया पर भी कुछ हकूक़ और फ़राइज़ आयद किए गए हैं। सबसे पहले हम जो नमाजी हैं उनके फ़राइज़ का तयन जो इस 20 नकाती एलामिया में है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब नमाजी ने मस्जिद में आना है तो उसने वक्त से बहुत पहले मस्जिद में नहीं आना। हम देखते हैं माह रमज़ान में वक्त से बहुत पहले मस्जिद में आके ज़िक्र व अस्कार में मशगूल हो जाते हैं। बिल्कुल फ़र्ज़ नमाज से पहले मुत्तसिल 2, 4, 5 मिनट पहले आएंगे और बावुज़ू होके आएंगे और ख़ास तौर पे अपने हाथों को धोकर आएंगे। कम से कम जिस तरह बताया गया है 20 सेकंड तक उन्होंने साबुन से अपने हाथों को धोना है। इसके बाद अगर वो ला सके तो अपने साथ जाए नमाज मुसल्ला अपने घर से लेकर आएंगे। अपने घर से नमाज से कबल पढ़ी जाने वाले नवाफिल और सुनन वो अपने घर में ही वो अदा करेंगे और ऐसे ही नमाज फ़र्ज़ के फ़ौरी बाद वो अपने घरों को वापस चले जाएंगे और अपनी बकिया नमाज सुनन और नवाफिल अपने घरों में जाके अदा करेंगे। फिर एक बड़ी अहम बात यह है जो एलामिये में नहीं है लेकिन मैं उसको जिक्र करना ज़रूर समझूंगा कि जब मस्जिद में आप दाखिल होंगे तो मस्जिद में आपको लाइन लगानी पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगा? वहाँ पर भी आपको 6-6 फुट का फासला रखना है मस्जिद से बाहर। जाहिर बात है वहाँ पे आप थर्मल गन से आपका टेम्परेचर चेक होगा और सैनिटाइजेशन की जाएगी, आपके हाथों के सैनिटाइज़र लगाया जाएगा, तो उसमें 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट का अरसा लगता है। तो अगर ज़्यादा तादाद में नमाजी आ रहे हैं तो वहाँ पे इज्तिमा नहीं करेंगे, मजमा नहीं करेंगे, बल्कि वो मस्जिद से बाहर ही 6-6 फुट के फासले के ऊपर खड़े होंगे। फिर मस्जिदें हमारे जो गली मोहल्लों की हैं वो छोटी हैं, जबकि जो बड़ी पार्क के साथ मसाजिद हैं वो बड़ी हैं। तो जो गली मोहल्लों की मस्जिदें हैं वो बहुत जल्दी नमाजियों से फिल हो जाएंगी, पुर हो जाएंगी। जब नमाजी मस्जिद में मुकम्मल तौर पे आ जाएं, जहाँ जहाँ पे मार्क लगे हुए वहाँ पे मस्जिद के नमाजी आ जाएं, अब 2 काम होंगे। इंतज़ामिया ये करेगी मस्जिद का गेट बंद कर देगी और नमाजी ये करेंगे कि वो झगड़ा नहीं करेंगे और वो अपने घरों को वापस चले जाएंगे या किसी और मस्जिद में चले जाएंगे जहाँ वो समझते हैं उनको अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ने की जगह मिल जाएगी। अच्छा, इसके साथ फिर नमाजी के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो मुसाफा नहीं करेंगे, वो मानका नहीं करेंगे, बगलगीर नहीं होंगे और ना ही मस्जिद में खड़े होकर वो इज्तिमा करेंगे, मजमा करेंगे और ना ही मस्जिद इंतज़ामिया कोई ऐसी एक्टिविटी करेगी जिसके ज़रिए से नमाजी एक जगह के ऊपर जमा होंगे। साहब, इस पे हमने मज़ीद भी बात करनी है। ये तो बता रहे थे कि जो शहरी हैं, जो नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं, उनके क्या हकूक़ हैं, उनको किस तरह से अपने फ़राइज़ का ख्याल रखना है और इस ख़ास तौर पर इस सिचुएशन में पैनिक क्रिएट नहीं करना बल्कि आराम से अपनी इबादत में मशगूल होना है। बसरा साहब, मुझे ये बताइए कि जब भी हम देखते हैं ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में, चाहे वो गली मोहल्ले की मसाजिद हों चाहे बड़ी मसाजिद हों, उनके सेहन हैं, बरामदे हैं, उनके छोटे छोटे कमरे हैं, वो खचाखच भरे होते हैं। नमाजियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होती है। इस पर अमल दरामद करवाना
एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि किस तरह से लोगों को बताया जाएगा कि इतनी कैपेसिटी है और इतने लोग बस अंदर दाखिल होंगे, बाकी वापस चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बड़ी जो एक अच्छी बात है जिसको हमको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है वो ये है कि इन हालात के अंदर जब ये कोरोना का सारा वबा और अफरेद जिससे हम निपट रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया, पाकिस्तान की कौम ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया है टुवर्ड्स गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस रहीं, प्रिडोमिनेंटली 90-95% जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की गई, क्योंकि इस अहम मौके के ऊपर एक बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हुकूमत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकती थी, प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले सकती थी, उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस ये थी कि लोग अपनी हुकूमत और अपनी कौम के लिए कुछ करें। लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया है। अब जैसे अभी आपने कहा कि रमज़ान इबादत का महीना है, पूरे जो हमारे 11 महीने होते हैं उसमें तो मसाजिद की रौनकें होती हैं, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह जो रौनकें और जो रमज़ान के अंदर एक फ़िज़ा होती है बड़ी एक पुरकैफ और पुरनूर किस्म की, और लोगों के अंदर इबादत का जो शौक़ है वो, तो अभी क्योंकि हम इस मसले से गुजर रहे हैं, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके अंदर एक बड़ा पिवटल, बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अदा किया। और फिर मैं दोबारा अप्रिशिएट करूँगा हमारी उलमाए इकराम को, हमारे जो मजहबी हमारे ज़ुलमाए इकराम हैं उनको, और हमारे लोगों को कि वो समझ रहे हैं और इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस वबा के खिलाफ, इस अफरेद के खिलाफ एक वाहिद चीज़ जो है दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिएम्प्टिव मेजर्स। जहां हम इंशाल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में अपनी इबादत करेंगे, वहीं पे हमको ये ख्याल रखना होगा कि सब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ये है कि हम खुदा न खास्ता किसी सोशल कैटास्ट्रोफी का उसका हिस्सा ना बन जाएं कि जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग को हटा के। इज्तिमाई जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन इस वक्त इनफरादी जिम्मेदारी निभाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और होना भी चाहिए। मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा कि आज पहली नमाज तरावी अदा की जाएगी, आपको मालूम होगा कितनी मसाजिद हैं जहां पर वो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से वो दायरे लगाए जाने थे ताकि लोगों को मालूम हो कि उन्होंने इतने डिस्टेंस पे खड़े होकर नमाज अदा करनी है। मसाजिद में इस तरह के एहतमाम हो गए क्या? देखिए, जहाँ तक हमारे हल्का अहबाब का ताल्लुक़ है, मैंने कमोबेश 3 अयाम कबल अपने अदारे में अपने आसपास के कमोबेश 30 से 50 मसाजिद के नुमाइंदों को वहाँ पे मैंने मदऊ किया और उन्हें इन 20 नकाती एजेंडे के बारे में आगाह किया कि आपने इस तरीके से अपने यहाँ मार्किंग कर लेनी है और निशानात लगा लेने हैं और इसका एहतमाम भी कर लेना है, और कमोबेश हो गए हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात यह भी है कि ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है और पुलिस ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है यहाँ पर। लाहौर पुलिस ने ख़ास तौर पे अगर हम लाहौर की बात करते हैं, कमोबेश अगर एक छोटी मस्जिद भी है तो वहाँ तक भी लाहौर पुलिस का पैगाम पहुँचा है, उन्होंने इसको चेक किया है, देखा है, और वहाँ पे अगर मार्क्स नहीं लगे हुए तो इंतज़ामिया को मजबूर उन्होंने किया है कि आप ये मार्किंग लगाएं, ना सिर्फ मार्किंग लगाएं बल्कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें जो कि की जानी चाहिए। उसके साथ साथ फिर इंशाअल्लाह ताला आज रात पहली तरावी भी होगी और इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ऐसे नमाजी जो बच्चे हैं, जो ज़ईफ़ुल उम्र हैं, 50 साल से ज़ायद हैं, बजाय इसके कि आपको मस्जिद के गेट पर रोका जाए और आप इसको अपने लिए डिसग्रेस समझें, आपको पहले ही चाहिए कि आप मस्जिद में तशरीफ़ ना लाएं, अपने घरों में ही नमाज अदा करें। और उलमाए कराम ने इस बात को श्योर किया है कि अगर आप अपने घरों में ही नमाज को अदा करेंगे तो अल्लाह वादहु ला शरीक आपको उतना ही सवाब अता फरमाएगा जितना आप मस्जिद में आके ले लेते हैं, क्योंकि अब आप मजबूर हो गए हैं, अब आप मुस्तिर हैं और मुस्तिर के जो अहकामात हैं शरीयत में वो अल्लाह ताला ने उसको जुदा बयान किए हैं। फिर बड़ी अहमियत की हामिल ये चीज़ है कि सिर्फ़ वही इंश्योर करे अपने आप को और मस्जिद में आए जो ये समझता है कि वो कोरोना वायरस से महफूज है और वाक़तन वो सेहतमंद है और वो इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का हामिल है कि वो उसने रेजिस्ट कर लिया है इस बीमारी के हवाले से। माजरत के साथ मैं आपकी बात को काट रही हूँ, लेकिन हमने देखा है कि हमारे बुजुर्ग अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो कि मसाजिद में आती है, रूटीन में भी और रमज़ानुल मुबारक में भी, तो उनके लिए क्या हिदायत? देखिए, मैं इसी बात के ऊपर कायम हूँ और ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि वो उलमाए कराम जो कि इस 20 नकाती एजेंडे की तैयारी में शरीक रहे, उनमें से अक्सर ज़ईफ़ुल उम्र और 50 साल से ज़ायद उम्र के थे और उन्होंने इस 20 नकाती एजेंडे के तकमील के बाद और इसकी मंजूरी के बाद वॉलंटरीली इस बात का ऐलान कर दिया कि हम माह रमज़ान अपने अपने घरों में अदा करेंगे। और यकीनी तौर पर यह बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है कि जब उन्होंने एक वादा किया है
एक आहद किया है तो अब वो इस आहद की पासदारी कर रहे हैं। और उन उलमा के देखते हुए मैं आपके चैनल के तवस्सुल से नमाजी हजरात से ये अपील करूंगा, और ख़ास तौर पे जो 50 साल से ज़ायद उम्र के हैं, कि आप अपनी सेहत को मुतय्यन करने के लिए, सेहत को बरकरार रखने के लिए अपने घरों में रहें, स्टे एट होम करें, और आप इस तरीके से मजमे में ना आइए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को तुलानी अता फरमाए, लेकिन आपकी ज़रा सी बदएहतियाती ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए नुकसान का बाइस बन सकती है, खतरे का बाइस बन सकती है। मुफ्ती साहब हमारे सीनियर सिटीजन से खास तौर पर दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो लोग अपनी इबादत ज़रूर एहतमाम करें, लेकिन घरों में रहते हुए। उस्मान साहब, जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो कुछ मसाजिद को कैटेगराइज कर दिया जाता है, कुछ को हसास तरीन, कुछ को हसास और डिफरेंट। इस वक्त हमारे पंजाब में या लाहौर में कितनी मसाजिद होंगी? सिक्योरिटी जैसे गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक में होती है वैसी ही पंजाब हुकूमत की जानिब से पुलिस को हिदायत दी गई है, वैसी फराहम की जाएगी, या फिर कुछ खास एहतमाम होगा इस साल? देखिए, ये जो लिस्ट है हमारी हसास मसाजिद की और हसास मदारस की, वो तो इंतज़ामिया ने जारी कर दी है। पुलिस, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने जिक्र किया, हमें इस पूरी मुश्किल के वक्त में दो चीज़ें हमने बड़ी ज़बरदस्त, बहुत सी चीज़ें इसमें बुरहान में ज़बरदस्त हमारे सामने आई हैं। उसमें हमारी ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की कोऑर्डिनेशन और उसका अमली मुजाहरा लोगों की प्रोटेक्शन के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए वो बड़ा ज़बरदस्त सामने आया है। जो आपके DIG ऑपरेशन है लाहौर के, इन्होंने अपनी SOPs और अपनी सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो अपनी लोकल आपकी लाहौर को भी जारी कर दी हैं, और पंजाब भर के अंदर जो हमारे CPOs एंड DPOs हैं और जो हमारे SSP और SP ऑपरेशन हैं पूरे पंजाब के अंदर, जो हमारे 36 अज़ला हैं उसके अंदर, वो तमाम SOPs और हमारी जो हसास मसाजिद हैं और जहाँ पे तरावी का एहतमाम किया जाएगा, उन तमाम की लिस्टें जारी कर दी हैं। वहाँ पे जो सिक्योरिटी का अमला है इस दफ़ा उसको हमने बीफ अप किया है, उसको 3 गुना ज़्यादा कर दिया है एक गुना की बजाय। उसके अलावा हमने उसमें प्रोवाइड किए हैं कि हम उसमें इंशाल्लाह ताला जो वॉक थ्रू गेट्स हैं, सैनिटाइज़र उसके अंदर स्प्रे होगा वो दे रहे हैं। इसके अलावा हम इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, पंजाब की हुकूमत जो है वो इंतज़ामिया को, कि वो आपके सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र और लोगों की आने का और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और एक चीज़ आप देखेंगे, ये जिम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया की, गवर्नमेंट की होगी या फिर ये मसाजिद इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है? देखिए, ये एक जो बाहमी कोऑर्डिनेशन है उससे ये काम चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस को हमारी ज़िली इंतज़ामिया और हमारी ज़िली पुलिस के जो अफसरान हैं उनके साथ मिलकर, और इसमें एक चीज़ कि जो हमारे उलमा इकराम हैं, जो हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं पूरे ज़िलों के अंदर, कमेटियाँ हैं, अमन कमेटियाँ हैं, उसके अलावा हमारी जो कोऑर्डिनेशन मसाजिद की कमेटियाँ हैं। अभी भी आप देखिए, जब मसाजिद को हमने कहा कि जब खाना काबा के अंदर भी, बैतुल्लाह के अंदर भी तवाफ़ रुक गया और नमाज का एहतमाम उस तरह से ना रहा, तो बड़ा ज़बरदस्त एक कोऑर्डिनेशन देखने में आई गवर्नमेंट की, इंतज़ामिया की, पुलिस की, अवाम की और उलमा इकराम की। इस जो एक इसको आपके फ्यूजन है और प्रैक्टिकल जो कॉपरेशन है, उसकी वजह से आप देखें कि जो लॉकडाउन और चीज़ें और जो नंबर्स हैं कोरोना के, जो इफेक्टिवली कंट्रोल हैं अल्लाह के फजल के बाद, इन सारी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से। ठीक, मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि लोगों को हम मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए, आप भी बता रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए। क्या मसाजिद में कोई ऐलानात भी किए जाएंगे कि बुजुर्ग अफराद घरों पे रहें, या फिर जो SOPs बताए जा रहे हैं लोगों को बताए जाएं कि आपने इस तरह से नमाज अदा करने का एहतमाम करना है? देखिए, इसमें ना हर नमाज के वक्त में उलमाए कराम को ये कहा गया है कि वो नमाज की फौरी बाद आने वाले नमाजियों में इस एलामिया को बयान करें, नंबर 1। नंबर 2, मसाजिद के बैरूनी दरवाज़ों पर इसकी फ्लैक्स तैयार करके लगवा दी गई है। नंबर 3, अब आज जुमा होना है और माह रमज़ान से पहला जुमा है, तो आज के जुमे में भी बाकायदा तौर पे जब उर्दू तकरीर है उसके अंदर ये तमाम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स के बारे में आगाही दे दी जाएगी। सिर्फ एक बात मैं यहाँ पे मज़ीद अर्ज़ करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि पहले मैंने फ़राइज़ बयान किए थे कि नमाजियों ने क्या करना है। अब मस्जिद इंतज़ामिया के फ़राइज़ हैं। जहन में रखिए कि हर मस्जिद को एक छोटी सी कमेटी होती है इलाके के लोगों पर मुश्तमिल, उस महल्ले के लोगों पर मुश्तमिल। अब उन्हें यकीनी तौर पे इस पेंडेमिक के अंदर एक छोटी कमेटी तश्कील देनी चाहिए ताकि वो इस बात को इंश्योर कर सकें कि मस्जिद के फ़र्श से कालीन और दरियाँ उठा ली जाएँ और फिर जो रोज़ाना की नमाज़ें हैं वो मस्जिद के सहन के अंदर अदा की जाएँ, ख़ास तौर पे तरावी मस्जिद के सहन के अंदर अदा की जाए। और अगर मस्जिद छोटी है, आम अयाम में मस्जिद के बाहर फुटपाथ या सड़क को ब्लॉक करके वहाँ पे सफ़े बिछा ली जाती थी। इस पेंडेमिक में ना तो फुटपाथ के ऊपर सफ़े बिछाए जाएँ और ना ही सड़कों को नमाज की अदायगी के लिए बंद किया जाए। इसके साथ साथ
कोशिश ये करें कि हर रोज़ मस्जिद के फ़र्श को जहाँ पे नमाज की अदायगी हुई है उसे कम से कम 2 दफ़ा जरासीम कुश अद्वियात और उसके महलूल से धो लिया जाए। फिर मसाजिद के अंदर सफ़ों के हवाले से निशानदही कर दी जाए, वहाँ पे मार्क्स लगा दिए जाएँ, चाहे वो गोल। माजरत के साथ ये बताइएगा, आपने ये बताया कि सैनिटाइजर फ्राहम किया जाएगा, एहतियाती तदाबीर, फिर जो हमारे मसाजिद के सहन होंगे उनको बाकायदा तौर पर डिसइंफेक्ट किया जाएगा, स्प्रे किए जाएंगे। तो ये तमाम खर्चा जो है इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर आयद होगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इंतज़ामिया को, या फिर मसाजिद की इंतज़ामिया पे ये जिम्मेदारी आयद होगी? देखिए, मसाजिद की इंतज़ामिया तो बमुश्किल मस्जिद के तमाम तर अखराजात को पूरा कर रही होती है। मैं यहाँ पे पुरजोर अपील करूँगा, हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी और उनके स्पोर्ट्समैन भी बैठे हुए हैं, उनके ज़रिए से कि लाजमी तौर पे मसाजिद में एक दफ़ा LWMC से कह के उनको धुलवा दिया जाए, जरासीम कुछ अद्वियात से महलूल से उनके जहन को धुलवा दिया जाए। वह इनके पास स्प्रेयर मौजूद हैं, ये ऐसे अफराद जो कि ये काम करते हैं उन्हें मसाजिद में भिजवा के एक दफ़ा स्प्रे करवा दी जाए। और फिर अगर मुमकिन हो सके जितनी आनत सैनिटाइजेशन के हवाले से हो सकती है वो की जाए। हमें मिलजुल कर इस पेंडेमिक से मुकाबला करना है। बसरा साहब हमारे साथ ही मौजूद है। उस्मान साहब, ये बड़ा अहम मामला है कि मुफ्ती साहब ने बता दिया है कि मसाजिद के अखराजात ही मुश्किल से पूरे होते हैं, तो ये ज़रा करके भी काफ़ी अखराजात बन जाएंगे। छोटी मशीनरी है या फिर हैंड पंप है, किस तरह से गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, खुद से करेगी या फिर तमाम जिम्मेदारी इंतज़ामिया पे डाली जाएगी? नहीं, देखिए, मसाजिद की जो इंतज़ामिया है, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, हमने तो इसका इदराक है कि वो ऑलरेडी बड़ी मुआशी मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब ने इस पे ऑलरेडी SOP सेट कर दिए हैं। आपके जो हमारे DCO साहबान हैं उनको ये हुक्म जारी कर दिया है हुकूमत पंजाब ने कि आप अपनी तमाम मसाजिद के अंदर जो सफाई सुथराई सैनिटाइजेशन का अमल है इसकी ना सिर्फ खुद निगरानी करें बल्कि उसके लिए वसाइल मुहैया करें। अब मैं को प्रैक्टिकली ज़िले इंतजामिया को ये तमाम पंजाब के अंदर ये कहा गया है और दे विल इंश्योर इट। अभी मैं आपको इसके लिए बताऊं कि अभी कल ही मेरे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल पंजाब के, मरकज़ी पंजाब के आज़म चौधरी साहब, वो टीम्स के साथ पूरे मसाजिद के अंदर, बल्कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इसका आगाज़ किया। लाहौर के अंदर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो उन्होंने अपनी मसाजिद के अंदर, मेरे ख्याल उन्होंने 3 या 4 मसाजिद के अंदर इसका इंतज़ाम किया, स्प्रे का इंतज़ाम किया। ऐसी हमारी इंतज़ामिया भी जो क्लोरीन वाला स्प्रे है उसको भी, और जो उसके पानी क्लोरीन वाला जो महलूल है उससे उनके फ़र्श को धो रहे हैं। इसमें थोड़ी सी जो हमें जो पिछले 2-4 दिन में इसमें मसला पेश आ रहा था, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने इशारा किया, तमाम मसाजिद में कालीन है और वो फिक्स है वहाँ पे, और उनको हमने कहा कि उठवाएं। वो मेरे ख्याल में 1-2 रोज में, क्योंकि इंतजामिया ने अपना फैसला करना है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कल से रमजानुल मुबारक का आगाज होने जा रहा है। मेरी तो यही दुआ होगी कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीनों को हम सब के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए बरकत का बायस बना दे। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आतिफ मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपके आगे एक सवाल रखा था कि किस तरह से शुगर पेशेंट्स जो हैं वो अपनी शुगर को मेंटेन रखें और साथ में जो है वो रोज़ा भी रखें। देखिए, उसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि रमज़ान शुरू होने से पहले अपने मुआलिज के साथ ज़रूर रब्ता करें, ताकि आप वो आप ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होंगी किसी को रोज़े के लिए, मेडिकली उसको सपोर्ट और इजाज़त देने के लिए। देखना होगा शुगर कंट्रोल कैसा है, उसकी शुगर बार बार बहुत हाई बहुत लो तो नहीं हो रही, उसको कोई गुर्दे का अर्जा तो नहीं है, कोई दिल का अर्जा तो नहीं है। मेजॉरिटी लोग जो हमारे पास आएंगे, अगर वो वक्त पे आ जाएं तो उनके टेस्ट वगैरह और सारा कुछ हुआ हुआ है, तो हम मेजॉरिटी लोगों को एग्जैक्टली दे कैन फास्ट वेरी सेफली, और साथ हम उनकी दवाई या इंसुलिन को सेफली रोज़ा रखने के लिए उसको हम रमज़ान से पहले या रमज़ान से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब कोई ये बताइए कि साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कोई कि पता चल जाए जिस तरह दीगर बीमारियों के होते हैं कि फला बंदे को शुगर हो गई? देखिए, शुगर का मसला ये है कि अक्सर लोगों में अलामात आती ही नहीं है। हाँ। या तब आती हैं जब शुगर को साल हो चुके होते हैं या बहुत हाई होती है, या वो किसी पेचीदगी के साथ पहली दफ़ा जो है ना अस्पताल आते हैं। मसलन हमें कई लोगों में शुगर का मर्ज का तब पता लगता है जब वो हार्ट अटैक के साथ आते हैं, या जब फालिज के साथ आते हैं, या गुर्दे फेल के साथ आते हैं। अलामात जहाँ तक हैं उसमें, अगर तो
काफ़ी कम लोगों को होती हैं। अगर आएँ तो उसमें प्यास पहले से ज़्यादा लगना शामिल है, पेशाब पहले से ज़्यादा आना, बार बार आना, खासतौर पर रात को शामिल है, या ना कोशिश करते हुए वज़न का यकायक एकदम कम होना शामिल है, या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, फटीग होना शामिल है। ये अलामात हैं, लेकिन ये अलामात ज़्यादातर लोगों को बहुत लेट आती हैं, जब उनकी शुगर को काफ़ी साल गुजर गए होते हैं या किसी पेचीदगी के साथ। तो हल्की फुल्की अलामात को भी, अगर इनमें से कोई अलामात है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हेल्दी लोग हैं, जैसा कि आपने बताया कि पता ही नहीं चलता कि लोग शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि शुगर के टेस्ट बहुत सस्ता सा है, आप किसी भी फार्मेसी पे जाकर मेरा ख्याल को 40-50 रुपये इतने पैसे लगते हैं और आप करा सकते हैं। तो क्या हफ्ते में एक बार, महीने में, 6 महीने में, कितनी देर बाद आपको एक वैसे टेस्ट कराते रहना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ों पे। एक तो ये कि उम्र कितनी है। ठीक। आमतौर पर 30-35 साल से कम उम्र में शुगर के होने का चांस काफ़ी कम होता है, ठीक, अनलेस उनकी फैमिली में शुगर चल रही है और वो मोटापा भी है, इस तरह की चीज़ें। तो आमतौर पर हम ये कहते हैं भाई आफ्टर 35 या 40 ईयर्स की एज के बाद आप साल में एक बार ही ज़रूर चेक करा लिया करें, रूटीन में। अगर किसी को अलामात हैं तो वो तो अलामात के साथ ही चेक कराना चाहिए, वरना रूटीन में अपना एक सालाना हेल्थ चेक, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, बाकी चीज़ें चेक हों, प्रिवेंशन के लिए, बचे रहने के लिए, ये एक अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस है। कॉमन रीजंस क्या है डायबिटिक की? हाँ, जैसे सबसे कॉमनस्ट रीज़न शुगर होने का, जो कि रिसर्च से साबित है, वो है वज़न का ज़्यादा होना या ओवरवेट होना। ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक। उसके बाद कुछ जेनेटिक रीजंस हैं, मसलन किसी की फैमिली में चल रही है तो अगली जनरेशन को होने का चांस कुछ बढ़ जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है वज़न का ज़्यादा होना, मोटापा। हाँ। मीठे का ताल्लुक है डायरेक्टली? आर्टिफिशियल मीठा, जो हम लोग कहते हैं कि फलां बंदा मीठा बहुत खा रहा था, इसकी उसको शुगर हो गई। देखिए, मोटापा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, और मोटापे का रिस्क फैक्टर हमारी ईटिंग हैबिट्स और वॉकर एक्सरसाइज का ना होना। लेकिन डॉक्टर साहब, वैसे लोग भी हैं जो कि बहुत खाते हैं, मीठा भी खूब खाते हैं जी भर के, लेकिन मोटे भी नहीं होते। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ज़्यादातर शुगर जो है वो उन लोगों में ही होती है जो ओवरवेट है, मगर कुछ पतले दुबले लोगों में भी शुगर होती है। उसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ चीज़ें देखें, कुछ चीज़ें वो हैं जो हमें कई साल पहले तक पता ही नहीं थी, कुछ चीज़ें वो जो हमें कुछ आने वाले सालों में रिसर्च से पता लगेंगी। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल प्रूवन है कि वो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कई प्रॉब्लम से बचा सकता है। सो दैट्स फॉर एवरीवन। अच्छा, खाने पीने की कोई ऐसी आदत है कि हम शुगर से बचे रहें, पहले से प्रिवेंशन कर लें? बिल्कुल, इसमें सिर्फ खाना पीना नहीं, इसमें खाने पीने के साथ में एक्सरसाइज जरूर ऐड करना है। सो लाइफस्टाइल। सो खाने पीने में यह है कि देखें, हेल्दी खाएं, फल ज़रूर खाएं, सब्जी ज़रूर खाएं, चपाती, दाल, सब्जी, सालन। अपने पोर्शन साइज जिसको कहते हैं, मिकदार पे ज़रूर नज़र रखें ताकि वो वेट में एडअप ना हो। कभी कभार थोड़ी बहुत की बदपरहेज़ी इज़ फाइन, एज लॉन्ग एज आप उस बदपरहेज़ी को थोड़ी वॉकर एक्सरसाइज से उसको बैलेंस कर लेते हैं। दूसरा है कि कुछ आपको पता है पिछले कई सालों में फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स का रिवाज बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम उससे बिल्कुल मना नहीं करते, मगर एक बैलेंस ज़रूरी है। कभी कभार हो, थोड़ा बहुत हो, मिकदार कंट्रोल हो, इट्स जस्ट गेटिंग दैट बैलेंस राइट। हर रोज़ वाला मामला नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन, टेंशन लॉकडाउन की वजह से बहुत बढ़ गया है, लोगों के मौशी हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, पेशेंट्स में इजाफा हुआ। आपने बताया कि टेंशन का बड़ा गहरा ताल्लुक है इससे। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ तो साइंटिफिक और रिसर्च वाली बात करूँ। स्ट्रेस का शुगर करने में रोल तो अभी तक को बहुत बड़ा सामने नहीं आया, बढ़ाने में है। लेकिन जिनको शुगर है उनमें स्ट्रेस और टेंशन से शुगर लेवल्स अच्छे खासे बढ़ सकते हैं, ये भी प्रूवन है। सो आई एग्री, बिल्कुल टेंस टाइम्स हैं, एंग्जाइटी वाले टाइम्स हैं, हम सब स्ट्रेस्ड हैं, कुछ मुआशी हालात, कुछ डर, कुछ खौफ। तो अक्सर शुगर वाले जो हमें कॉल करते हैं या हमें कंसल्ट करते हैं, उनके लेवल्स इस सारे एपिसोड से पहले अच्छे खासे चल रहे थे, अब वो अच्छे खासे हाई चल रहे हैं, तो हमें उनके ट्रीटमेंट एडजस्ट करने पड़ रहे हैं। सो दैट्स विद एवरीवन। 120 या 200 से लेवल कितना आप चला जाएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा, और फिर उसके साथ क्या क्या रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो और शामिल हो जाएंगे? कौन कौन सी बीमारी होंगी? जी बिल्कुल, अगर शुगर लेवल हाई चल रहे होंगे और हाई इन लेवल से अच्छे खासे हाई चल रहे होंगे, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन जो शॉर्ट टर्म में हो सकती हैं, कुछ पेचीदगियाँ जो लॉन्ग टर्म में हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म में डिहाइड्रेशन, पानी, नमकियात की कमी बहुत ज़्यादा हो सकती है शुगर हाई रहने से। ठीक। इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है शुगर हाई होने से। तो ये तो हैं कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें। और अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही होगी तो तबीयत अच्छी खासी ख़राब भी हो सकती है, मरीज बेहोशी या नीम बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल भी पहुंचना पड़ सकता है। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म शुगर अगर बहुत हाई चल रही है और साल हर साल से चल रही है,
हफ्तों महीनों से साल से चले तो वो उसके कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी हमें पता है। हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, फालिज का रिस्क बढ़ जाता है, गुर्दे फेल होने का रिस्क बढ़ जाता है, आंखें खराब होने का, बीनाई जाने का, पाँव अंगूठे कटने का रिस्क बढ़ जाता है। यानी बॉडी के किसी भी हिस्से को वो मुतासिर कर सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो डायबिटिक पेशेंट्स के जख्म हो जाते हैं जो नहीं भरते, इसका क्या मामला है? कोई बेहतियाती होती है जो वो करते हैं तो वो जख्म कहा जाता है, या फिर ये एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है कि वो हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है? देखिए, शुगर वाले लोगों में हीलिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि शुगर लेवल्स जो बैक्टीरिया जरासीम होते हैं ना, उनके लिए वो उनको बड़ा पसंद है। तो इसलिए इन्फेक्शन होने का चांस और ज़ख़म बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता भरने का, जो ज़ख़म ख़राब होने का चांस उन शुगर वाले लोगों को बहुत ज़्यादा है जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं। अगर आपकी शुगर बहुत अच्छी है और कंट्रोल्ड है तो आपका ज़ख़म उतनी ही देर में भरेगा जितना किसी और का भरेगा। नॉर्मल। मौसम का असर होता है कि किसी खास मौसम में ये जख्म ज़्यादा टाइम लेते हों या किसी खास मौसम में ये जल्दी भर जाते हों? देखिए, मौसम के साथ तो बहुत कोई साइंटिफिक रिसर्च उससे तो साबित नहीं है मौसम में, लेकिन वो मौसम जिसमें मॉइस्चर वगैरह ज़रा ज़्यादा बढ़ेगा उसमें थोड़ा सा लिंक है कि वुंड हीलिंग थोड़ी हमारे स्लो हो जाती है। देसी लोग भी कहते हैं कि सर्दी के मौसम में और फिर गर्मी के जो जख्म है वो जल्दी भर जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि ये कोविड-19 की जो सिचुएशन है, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितनी खतरनाक है, वो कितने वल्नरेबल है? देखिए, जो कोविड की सिचुएशन है, हर कोई इक्वली वल्नरेबल है। डायबिटीज़ वाले वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होंगे किसी भी इन्फेक्शन को, चाहे वो कोविड हो या कोई और इन्फेक्शन हो। किसी भी इन्फेक्शन को ज़्यादा वल्नरेबल वो होंगे जिनकी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है। जैसे हमने जिक्र किया, अगर शुगर लेवल्स हाई चल रहे हैं तो कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरे वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होंगे शुगर वाले जिनको शुगर के साथ कोई और भी आर्जा लाहक है, मसलन हार्ट का या गुर्दों का। तो शुगर वालों के लिए स्पेशल एडवाइस यही होगी कि अपनी शुगर लेवल्स बहुत अच्छे इन दोनों में कंट्रोल रखें, और जो हुकूमत पाकिस्तान ने सारी जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी है, सोशल डिस्टेंसिंग की, हैंड वॉशिंग की, मास्क पहनने की और ज़रूरत से ज़्यादा बाहर ना जाने की, प्लीज़ उनको सख्ती से फॉलो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ मुनीर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट, हर घर का ये तकरीबन मामला बन चुका है। आपकी उन्होंने रहनुमाई कर दी है कि अगर आप रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना चाहते हैं तो एक बार अपना जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट ज़रूर आपने करना है। अपनी मेडिकेशन में तब्दीली या लाइफस्टाइल में जो भी तब्दीली आपको वो सजेस्ट करेगा उसके मुताबिक आपने चलना है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। जाते जाते एक बड़ी खूबसूरत आतिफ असलम ने हमद पढ़ी है, वो आप सुनेंगे। अल्लाह ने